मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तंत्र स्नेही शिक्षण 2020-2021 में मैं श्रीमती R.D. देशमुख गोखले एजुकेशन सोसाइटी का श्री जयराम भाई हाई स्कूल नासिक रोड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्कूल बंद लेकिन शिक्षा शुरू, इसके अंतर्गत यह वीडियो आप तक पहुँचाने की ये छोटी सी कोशिश है। आज हम कक्षा 5वीं से 7वीं तक हिंदी विषय के बारे में और हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के प्रकार। वाक्य जो हम हमेशा बोलने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और इनके अलग अलग भेद भी होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम वाक्य क्या होता है यह देखते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब अगर हमें हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंचानी है तो हमें सही शब्दों का प्रयोग करके उनको व्यवस्थित लगाकर फिर वाक्य तैयार करना होगा और हम वो वाक्य बोलकर हमारी भावनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए जिनमें अर्थ है और उनका व्यवस्थित समूह है उनको ही वाक्य कहेंगे। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर पिताजी ये जो है वो उद्देश्य है। पिताजी ये वाक्य में कर्ता के रूप में आए हैं, इसलिए उन्हें उद्देश्य कहलाया जाता है। हमेशा याद रखना, उद्देश्य कर्ता को ही कहा जाता है। अब हम जानकारी देखेंगे विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है ऐसे शब्दों को विधेय कहा जाता है। कर्ता को छोड़कर वाक्य के अन्य शब्द विधेय कहलाते हैं। उदाहरणार्थ पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में अखबार पढ़ रहे हैं यह विधेय है, क्योंकि पहले हमने देखा पिताजी ये जो है वो उद्देश्य में आता है और उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाले शब्द जो होते हैं वो विधेय होते हैं। इसलिए अखबार पढ़ रहे हैं ये जानकारी हमें पिताजी के बारे में मिलती है। अब हम देखेंगे वाक्यों के भेद। वाक्यों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रचना की दृष्टि से और दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। अब ये वाक्य के दो प्रकार है, मुख्य प्रकार है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से मतलब वाक्य किस प्रकार तैयार हुआ है उससे उसके 3 भेद तैयार किए गए हैं। पहला जो भेद है सरल वाक्य, दूसरा जो है संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है मिश्र वाक्य। बच्चों इन वाक्यों के जो भेद है इनके नाम में ही हमें इनका अर्थ पता चलता है। तो बच्चों अब हम इनके जो नाम है जिनसे इनका अर्थ पता चलता है इसके बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला जो सरल वाक्य जो है वो सरल वाक्य सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है और बोलने में ये आसान होते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसमें बच्चे ये उद्देश्य है, मैदान में खेल रहे हैं ये विधेय है और ये वाक्य बोलने में आसान है और इस वाक्य में एक ही उद्देश्य आया है और एक ही विधेय आया है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। दो वाक्य जब एकत्रित आते हैं और इनको समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा जाता है
उससे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे। इसमें पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे, ये दो वाक्यों को और इस शब्द ने जोड़ा है, इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहा गया है। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ है मिला जुला। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है जिसमें एक या अधिक उपवाक्य जोड़े जाते हैं। इसमें जो मुख्य वाक्य होता है, यह मुख्य वाक्य बोलने पर कभी कभी इसका पूरा अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, माँ ने खीर बनाई। अगर सिर्फ यही वाक्य बोलेंगे तो वो सरल वाक्य होगा और उसका पूरा अर्थ प्राप्त नहीं होगा। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य एकत्रित आते हैं। माँ ने खीर बनाई जो बहुत स्वादिष्ट है। इसका मतलब माँ ने खीर बनाई यह मुख्य वाक्य है और उसके आगे जो बहुत स्वादिष्ट है यह उपवाक्य जुड़ा है और ये मिलजुल कर मिश्र वाक्य तैयार हुआ है जो एक या एक से अधिक वाक्यों से बनते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। अर्थ का मतलब है वाक्य जब हम बोलेंगे तो उनसे जो अर्थ निकलते हैं उससे वाक्यों के भेद तैयार हुए हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है निषेधवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब बच्चों यहाँ पर सिर्फ मैंने नाम बताए हैं, आगे चलकर हम इस एक एक प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो है वो है विधानवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर करेला कड़वा होता है। करेला एक वस्तु है या पदार्थ है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। सूर्य जो है उसकी जो स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। दूसरा है प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है और सबसे आसान जो है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है जिसके वजह से हम आसानी से प्रश्नवाचक वाक्य पहचान सकते हैं। तीसरा जो भेद हम पढ़ने वाले हैं वो है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे कि आपके अध्यापक जो है आपको कुछ काम बताते हैं तो वह आज्ञा होती है, आदेश होता है। जैसे कि तुम जाकर पढ़ाई करो, एक गिलास पानी लाओ, तो ये हमें आदेश दिया गया है, इसलिए इन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा भेद है निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्यों में हमेशा नहीं, ना ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में किसी काम के न होने या न कर पाने का पता चलता है। जैसे कि मैं खाना नहीं बना सकती, मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की है। पांचवा है इच्छावाचक। इस प्रकार में वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे कि अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं तो जो बड़े लोग होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तुम खुश रहो, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, या तुम अच्छे अंकों से पास हो जाओ। ये प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। बच्चों आगे चलकर जो छठा भेद है वाक्य का वो है संदेहवाचक। इसमें संदेह होता है, मतलब कार्य होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन हो सकता है ऐसा हम कह सकते हैं। शायद आज बारिश हो, शायद पता नहीं है होगी भी या नहीं भी होगी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। पिताजी शायद आज शाम तक आ जाए, मतलब आ भी सकते हैं या नहीं भी सकते हैं, संदेह यहाँ पर दर्शाया गया है।
सातवां है संकेतवाचक। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। मतलब यहाँ पर उदाहरण है, यदि परिश्रम करते तो सफल होते। मतलब यहाँ पर अगर परिश्रम किए तो सफल होंगे, यह हमें बताया गया है। अच्छी पढ़ाई करते तो पास हो जाते। मतलब यहाँ पर किसी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत किया गया है। आठवां जो भेद है वो है विस्मयादि बोधक। हमारे जो भाव होते हैं या भावनाएं होती है वो व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इनमें कभी खुशी होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, शोक होता है, ये भाव हमारे इन वाक्यों द्वारा व्यक्त होते हैं। जैसे कि छी कितनी बदबू है यहाँ, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। इस प्रकार बच्चों हमने वाक्यों के जो भेद है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।